नमस्कार, मैं हूं कमलेश। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। दूध और दूध से निर्मित वस्तुओं को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं कि दूध हमारे यहाँ जितना होना चाहिए उतना नहीं उत्पादन उसका हो पाता, लेकिन खपत निरंतर बढ़ रही है। दूध से खोवा, पनीर या जो भी वस्तुएं तैयार की जाती हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर के भी सवाल उठते हैं। और हम जो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर के, परिवार के स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहने वाले लोग हैं, वो खोवा, पनीर, दूध के मामले में जब भी थोड़ा सा टच करिए, थोड़ा सा छेड़िए तो शुरू हो जाते हैं कि हमको लगता है कि हम सब नकली ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए दुनिया भर की हमें बीमारियां हो रही हैं। फिर वो एक बार कोई क्रम शुरू होता है तो लंबा चलता है। रायपुर में पुलिस ने, जीआरपी ने 500 किलोग्राम पनीर पकड़ा। उसको एनालॉग पनीर कहा जा रहा है। अब चर्चा करेंगे तो आगे आएगा कि एनालॉग किसको कहते हैं, एनालॉग में क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, इस पर भी हम थोड़े से चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। लेकिन इस विषय पर ही आज हम अपनी मुद्दे की बात को केंद्रित किए हुए, और हमारे साथ कोरबा के वरिष्ठ पत्रकार और कोरबा से प्रकाशित सांध्य दैनिक छत्तीसगढ़ गौरव के संपादक श्री किशोर शर्मा जी मौजूद हैं। भैया, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। स्वाभाविक है कि ये खबर आज हम लोगों ने जब अखबारों में पढ़ा कि 500 केजी पनीर पकड़ा गया है और भी बहुत सारी उसमें बातें आई, और ये पता लगा कि भोपाल से वो एक गिरोह काम करता है, भोपाल में बनता है। फिर उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ से काम छूट गया या कंपनी बंद हो गई, तो भी इन लोगों ने वो तरीके समझ लिए थे, तो अपने तरीके, वही तरीके अपना करके वो पनीर बना के उसकी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सप्लाई करते हैं। अब जाँच में आएगा कि उसमें क्या गड़बड़ी है और कितनी कितनी है, लेकिन प्रथम दृष्टया माना जा रहा है, उसको एनालॉग पनीर ही कहा जा रहा है। एनालॉग पनीर के बारे में बताया जाता है कि जो पारंपरिक तरीका है पनीर को बनाने का, या पारंपरिक पनीर है, उसकी बजाय ये शायद इस वेजिटेबल ऑयल, फैट व प्लांट प्रोटीन, पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इसकी लागत कम हो जाती है। और उसको जो हम होटलों में पनीर खाते हैं, या जो शादी ब्याह में और ऐसे फंक्शन में जो हमारे घर में खुशी पैदा करने वाले क्षण होते हैं, उसको यादगार बनाने के लिए, अच्छा भोजन खिलाने के लालच में कहीं ना कहीं हम उसी पनीर को खरीद कर लोगों को खिला रहे हैं। अब चूंकि ये मौसम आ रहा है शादी का, शादी ब्याह, शादी तो अभी नहीं होगी खैर, लेकिन त्योहारों का मौसम शुरू हो रहा है। इसमें मिठाई भी खूब हम खरीदेंगे, खाएंगे, बेचेंगे, तो मतलब अपने परिजनों तक उसको पहुंचाएंगे। तो खोवा भी नकली खूब आता है। तो पनीर और खोवा लगता है उसका प्रेत आ गया अंदर, क्षमा चाहता हूँ। ये पनीर और खोवा के मामले को लेकर के जितना संजीदा खाद्य विभाग को होना चाहिए, या और भी विभाग जो इस पर नज़र रखने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, क्या लगता है किशोर भैया कि वो सजग हैं? अगर सजग होते शायद तो मैं प्रश्न ही गलत पूछ रहा हूँ, तो इस तरह का समाचार पढ़ने को न मिलता। देखिए, उनकी सजगता के पहले उपभोक्ताओं की सजगता ज़्यादा जरूरी है। उपभोक्ता स्वयं सजग नहीं है, वो खुद नहीं जानते कि वो क्या खा रहे हैं। और पनीर हमारे नई पीढ़ी में ऐसा एक उत्पाद प्रारंभ हुआ है, जैसे हम लोग अपने उसमें बहुत 20-22 साल की उम्र के बाद हम लोग जाने कि भाई ऐसा पनीर की सब्जियां होटल मिलती है और बहुत शाही सब्जी मानी जाती है, तो बड़े शौक से खाते थे उसको। उस समय ऐसा विवाद भी नहीं था कि पनीर कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, यह विवाद नहीं था। सामान्य उसको दूध उतनी खपत नहीं होती, तो दूध की का उत्पादन अधिक होता था। दूध का उत्पादन भी था, दूध की भी खपत उस मात्रा में नहीं थी जनसंख्या के हिसाब से, तो उसको बड़ा स्वाद से खाया जाता था। और हमारे यहाँ प्राचीन उसमें दूध और दूध से बने पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ है, उसकी सदैव प्राथमिकता रही है। हमारी पुरानी पीढ़ी से दूध पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहती थी, और बहुत अच्छा स्रोत हर चीज़ का, प्रोटीन का, विटामिन का, कैल्शियम का, सबका स्रोत वो समझती थी, और उसका नियमित सेवन किया जाता था। तो वह धीरे धीरे कहीं इस स्थिति में आ गई, और आज हम स्वयं जागरूक नहीं है। आम छोटे छोटे ठेलों में जाइए, क्या बेच रहे हैं? पनीर पकौड़ा बन रहा है। क्या बेच रहे हैं? बोले पनीर पिज्जा है। क्या बना रहे हैं? पनीर टिक्का बना रहे हैं। क्या है? तो बोले पनीर रवा, पनीर डोसा है। अब डोसे में भी आ गया। फिर उसमें क्या बोलते हैं, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ में पनीर डाल दिया, मतलब अमृत डल गया वो। जी। कोई क्या पनीर क्या है क्या नहीं मालूम, पनीर का टेस्ट ही है, बस बच्चे पनीर के दीवाने हो गए।
उनकी गलती नहीं है, उनको हमने होटल में ले जाकर खिलाना सिखाया है कि पनीर खाना चाहिए जी। अच्छा, अब इसका दूसरा मुद्दा आता है, कई बीमारियों में स्वास्थ्यवर्धक रूप से उसको पनीर को खाना चाहिए ऐसा कहते हैं, बोला जाता है। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी आजकल बीमारी है डायबिटिक, तो बोलते हैं डायबिटिक वाले को पनीर खाना चाहिए ताकि वो उसकी वो तो मतलब इंसुलिन हाँ, वो B12 होता है जो मांसाहारी नहीं होते उनको कहा जाता है कि आप पनीर खाइए तो उससे B12 वगैरह के लिए। जी। तो ये जो चीज़ें आई तो ये उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए, पर उपभोक्ता तो बस उसको बता दिया गया खाना है, और कुछ हमारी व्हाट्सएप इंडस्ट्री, फेसबुक इंडस्ट्री बता रही है कि उसको खाना चाहिए जी। तो ये उसका प्रचार प्रसार है, वो हमारा ज्ञान वहीं से आ रहा है तो हम उसको खाए। अब प्रश्न इस बात का है, निश्चित रूप से हमारे सारे आंकड़ों को देखिए तो हमारे देश में गौवंश में कमी आई है जी। गौवंश में कमी आ गई तो दूध के उत्पादन में कमी आ गई, स्वाभाविक है। दूध के उत्पादन में कमी आई, जनसंख्या बढ़ी, उसमें हमारे हिस्से में, एक व्यक्ति के हिस्से में दूध आना कम हो गया, कम मात्रा में दूध मिल रहा है हमको। तो वैसी स्थिति में अब पनीर का स्वाद, पनीर का मार्केट बढ़ गया, पनीर की खपत बढ़ गई जी। तो जो बिजनेसमैन होता है, जो व्यवसायी होता है, वो अपना दिमाग लगाते रहता है और उन्होंने देखते ही देखते एक पनीर इंडस्ट्री खड़ी कर दी जी। एक पनीर इंडस्ट्री ऐसे खड़ी कर दी कि अभी आपने जो वो एक उदाहरण दिया कि रायपुर रेलवे स्टेशन पे अमरकंटक ट्रेन से भोपाल से आए 500 किलोग्राम पनीर को पकड़ा गया है, एनालॉग पनीर है। उससे पहले तो जीआरपी और रायपुर खाद्य विभाग की तनातनी चलती रही कि हमारे एरिया में कि खाद्य, अब जीआरपी उसको करके क्या करेगी, अपराध कर देगी, लेकिन खाद्य विभाग जब तक शामिल नहीं होगा तब तक आगे उसकी जांच नहीं करा सके। पनीर जब्त करके सैंपल ले लिया गया है, अब एनालॉग है कि नहीं है वो अभी कुछ रिपोर्ट के बाद है। अब छत्तीसगढ़ शासन ने भी प्रयास किया कि नकली खाद्य पदार्थों की जांच के लिए मोबाइल वैन भी रखे, सब कुछ रखा, नई टेक्नोलॉजी लाई है। तो उसमें क्या है कि पहले रिपोर्ट एक बार जाती थी, फिर कभी हमारे प्रदेश के बाहर उसका सैंपल की जांच की जाती थी, फिर प्रदेश में होने लगा, पर सैंपलिंग भी इतनी होने लगी कि उसकी जांच समय पे नहीं आती, कार्रवाई होती। फिर उसके बाद जिला दंडाधिकारी को से लेकर न्यायालय, बात की बात है, वहाँ भी जुर्माने का प्रावधान है, तो जुर्माना कर दिया गया। किसी को कम जुर्माना नहीं होता, 1-2 लाख रुपए जुर्माना होता है, पर उसके बावजूद लोग उससे ज़्यादा फायदा कमाते होंगे तभी तो उस जुर्माने से नहीं डरते हैं। तो वैसी स्थिति में ये जो एनालॉग पनीर, अब मैं दूसरे मुद्दे पे आ रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश से यहाँ आ रहा है जी। तो आखिर आप देख देखिए कि खपत कितनी ज़्यादा है। या तो मध्य प्रदेश का पनीर जो आ रहा है वो छत्तीसगढ़ में जो एनालॉग पनीर बन रहा है उससे अच्छा होगा, सस्ता होगा या सस्ता होगा, जो इतना परिवहन खर्च करने के बाद भी वो यहाँ तक मंगा रहे हैं। जबकि अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य विभाग ने कई जगह छापा मारा, रायपुर के भाटा गांव में, रायपुर के तमाम क्षेत्रों में कई क्विंटलों में पनीर जब्त किया है और उस इंडस्ट्री को लॉक भी किया है, सील भी किया है। 1700 केजी पनीर नष्ट किया था इन्होंने, अभी नष्ट किया था। तो वैसी स्थिति में या तो यहाँ की इंडस्ट्री पे दबाव पड़ा है इसलिए बाहर से आने लगा जी। तो रास्ते तो सारे निकाले जाते हैं क्योंकि उसकी खपत है और उसमें पैसे कमाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दुग्ध व्यवसायी, आपने जो इशारा किया, दुग्ध व्यवसायियों से किसी से बात करिए। मैंने 1.5 वर्ष पहले जो यहाँ दुग्ध व्यवसायी संघ है उसके अध्यक्ष से बात किया और उन्होंने बताया था कि हमारे पास जितना दूध उत्पादित होता है, कोरबा की बात उन्होंने कही कि मुश्किल से जितने लोग दूध खरीदते हैं उसमें से 25 से 26% तक हम दूध पहुंचा सकते हैं, उसके बाद हम दे ही नहीं सकते क्योंकि दूध उतना है ही नहीं। अब खपत बढ़ रही है, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कि मवेशियों की संख्या कम हो रही है, पालकों की संख्या कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो दूध आता है, मैं तो मेरे यहाँ जो दूध आता है मैं देखता हूँ तो बड़ा सशंकित होकर के उससे कई बार पूछता हूँ, अच्छा दुग्ध व्यवसायी भी कितने बड़े बेईमान हैं। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बेईमानी का ही काम, कि उनके पास 2 भैंसें हैं और 20 किलो या 2 गाय है, 20 किलो दूध रोज बांट रहे हैं। तो उतना दूध उनके यहाँ आता कहाँ से? 2 ही भैंस या गाय रहती है और कंटिन्यू देते हैं। तो जब वो प्रसव की अवस्था में होती है तो उस समय दूध तो देती नहीं, कुछ दिन तो गैप रहता है, तो दूध कहाँ से आता है? तो बोलते हैं हम दूसरे से खरीद के देते हैं। तो यूरिया डाल करके जो दूध बनाने का एक सिस्टम है, वो दूध हमारे यहाँ भी नहीं बन रहा होगा, ऐसा कहना मुझे लगता है कि सूर्य को देख करके भी अंधेरे का भान हो रहा है। नहीं, इसका बन रहा है, इसको आपको कहीं जांच करने की जरूरत नहीं है जी। वो दूध हमारे यहाँ बन रहा है। आप अभी
अपने स्टूडियोज बाहर निकलिए, इतने इस कॉलोनी में जाइए, कोई भी दूध वाला मिल जाए उसको रोक के पूछिए कि बोलना भैया कल मेरे को यार 100 लीटर दूध चाहिए मेरे घर में। बोलेगा मिल जाएगा भैया। हाँ मिल जाएगा भैया, ला के दे दूंगा। तो वो 100 लीटर कोई उसको भैंस को रिचार्ज तो नहीं कर दिया, तो ज़्यादा दूध देने लग गई। तो ये क्या है, देखिए बहुत अच्छी तरह हम आप जानते हैं, कुछ जैसे मंथन पाउडर आता है जी, उसको दूध वाला यहाँ से लेके जाता है, आते समय सब किराना दुकानों से जब सबका फिक्स है वहाँ से खरीद के ले आता है, फिर दूसरे दिन उसका दूध बना के ले आता है। अब उनके टेक्नोलॉजी में क्या है, अगर इस प्रकार का दूध आएगा तो हम लोग एक जो हम लोगों की जानकारी है, सामाजिक जानकारी कह लीजिए, हमको जो परंपरा में जो जानकारी मिली है कि प्योर दूध होगा तो बढ़िया मलाई जमेगी, फिर गाय का दूध होगा तो उसकी मलाई थोड़ी पीली होगी, भैंस के दूध में मलाई जमेगी वो मोटी मलाई जमेगी। जी जी। और वो कौन सा दूध देते हैं नहीं मालूम, लेकिन ये सारी चीज़ें उस दूध में पाई जाती हैं। अब उस पाए रहने के लिए क्या मिलाते हैं नहीं मालूम। अब कई बार देखता हूँ मैं भी अपने घर में, जैसे दूध वाला आया दूध लेने, हम गाय का दूध लेते हैं तो उसको पूछते हैं, किसी दिन दूध थोड़ा ज़्यादा पीला दिखता है तो मैं वो पूछता भी हूँ कि जलेबी रंग ज़्यादा खा गई है क्या तेरी गाय को, ज़्यादा खिला दिया, तो हंसने लगता है। तो मेरा ये कहना है कि हमको जो दूध की आवश्यकता है, हमारी पीढ़ी तो दूध पी के ही पली बड़ी है, तो उसके प्रति लगाव तो है, और हम जितना अपने ज्ञान के आधार पर वो गाय का दूध ले लो, फिर उसके बाद पूछते हैं अच्छा तुम्हारे पास गाय है, तो वो बोलता है हाँ मेरे पास प्योर सिर्फ गाय का दूध होता है मेरा। फिर वो उसको बोलो नहीं यार थोड़ा दूध अच्छा दो, तो वो बोलेगा साहब मैं 80 रुपये किलो दूंगा, देसी गाय का दूध दूंगा। अब ना हम देसी गाय को देखने गए उसके डेयरी में, न कौन सी गाय का दूध देता है, तो वो हमसे और ठग ले जाता है। जी जी। ये जो चीज़ें निश्चित रूप से ये जो पनीर और दूध बन रहे हैं इसमें पाम ऑयल और यहाँ तक कि दूसरे टाइप के ऑयल, इवन इंजन ऑयल और दुनिया भर की बातें आ रही हैं, साबुन की बात आती है कि उसमें सोडा मिलाया जाता है, पता नहीं क्या क्या मिलके। क्योंकि देखिए जैसे वो मध्य प्रदेश से भोपाल से जो पनीर आया है वो कल दोपहर 3:30 बजे, या जिस दिन भी वो पकड़ा गया है, मतलब कल सुबह पकड़ा है, तो 3:30 बजे ट्रेन वहाँ से छूट जाती है और दूसरे दिन सुबह यहाँ आती है। तो 3:30 वाले को जब ट्रेन में चढ़ाना है तो सुबह से तैयारी किया होगा, पैकिंग किया होगा, 24 घंटे तो उसमें लग गए, और उसको फिर बनाने में जो प्रोसेस, मतलब इसका ये तो क्या, हम अभी पनीर लेते हैं घर में तो उसको तुरंत फ्रिज में रख देते हैं, बोले नहीं खराब हो जाएगा। और वो अब आप देखिए कि 24 घंटे 36 घंटे 48 घंटे अगर वो वैसे ट्रेन में चल रहा है, और वो वहाँ का ट्रेन का टेम्परेचर अलग है गोडाउन का जी, तो वैसी स्थिति में उसमें ऐसी कौन सी चीज मिलाई जाती है जो खराब नहीं होती। तो ये तो बहुत अपने आप में प्रूफ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात आपने कहा ना दूध का, जैसे उसको कैसे नापने का मापने का जो तरीका प्राचीन है कि आप देखेंगे तो इससे आपको लग जाएगा, वैसे इसके पनीर के बारे में भी कहा जाता है कि जरा उसमें हल्का दानेदार होता है, असली जो है वो मुलायम होता है। तो ये नकली वाला भी आपको दानेदार मिलेगा, है ना? मतलब इस तरह से बनाते हैं कि असली और नकली में भेद कर पाना कठिन होता है। लेकिन जो धंधा करने वाले लोग हैं, जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जिन होटलों में मान लीजिए 100 किलो रोज पनीर लग रही, क्या उनको नहीं मालूम है? क्या उनको 100% मालूम होता है, क्योंकि रेट उनको पता है कि जो पनीर बाजार में अगर मान लो 200 रुपये किलो है और आपको 100 रुपये किलो दे रहा है, तो इसका मतलब ही है वो जानते हैं और जानबूझ करके उसको लेकर के हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ लूट खसोट हो रही, और अधिकारी हर महीने अपना जो उनका फिक्स होता होगा ले जाते होंगे, ये मान लिया जाए। चारित्रिक रूप से हमारे, चाहे वो अधिकारी हो, व्यवसायी हो, चाहे कोई भी हो, हम भी हो उसमें जी, तो वो चारित्रिक रूप से हमें तो गिरावट आई है। व्यवसायिक रूप से हम सामुदायिक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, हम सामाजिकता को नहीं समझते हैं, हम लोगों के स्वास्थ्य को नहीं समझते हैं, सिर्फ हम व्यवसाय को समझते हैं जी। व्यवसाय का अर्थ है क्या, जो आज आप व्यक्ति जो पनीर अपनी दुकान में बेच रहा है, या सिर्फ पनीर और दूध की बात क्यों करें, जितने प्रकार की खाद्य सामग्री लोग बेच रहे हैं, एक किराना दुकान वाले का बेटा जो है वो क्या होटलों में नहीं जा रहा है, वो भी जान रहा है कि मेरा बेटा कौन सा पनीर खा के आ रहा है। तो आप कहीं ना कहीं पूरे समाज के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी घातक साबित हो रहे हैं जी। अब यह जरूर है कि बुनियादी, और हम हमारी बात को लोग सुनेंगे तो बोले बड़ा बड़ा ज्ञान बगा रहे हैं, बोले धंधा करके देखो तो समझ में आए कि हम अपना जीवन कैसे चला रहे हैं। ठीक है, आपकी नैतिकता में गिरावट आई है,
पर नैतिकता के गिरावट के मापदंडों को, जैसे हम लोग बहुत सारे मापदंडों को, विषयों पे मापदंड निर्धारित कर लेते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है, पर यार नहीं, उस डिपार्टमेंट में से 10% ही भ्रष्टाचार है। जी। तो आप अपनी नैतिकता को भी उतना ही गिराइए ना, एक लिमिट के हिसाब से, कि हमारी नैतिकता इतनी गिरावट आई है इसलिए हम नहीं करते। जी। हर खाद्य पदार्थ में आज के समय में ये स्थिति है। मैं आपको क्या बताऊं कमलेश जी, मेरे यहाँ सरसों मंगाया, सरसों कलर छोड़ दिया। अब सरसों में ऐसा क्या चीज़ है, क्या चीज़ को मिला है जिसमें कलर। और मैं कोरबा के नामी दुकान से मंगाया, जो बहुत बड़ा थोक का व्यापारी है जी। कुछ सामान लेने गए थे तो उसके यहाँ वो भी दिख गया, तो उसको भी ले आया। तो ये स्थितियां हैं। भरोसा किस पे करें, ऐसी किस पे भरोसा? अब सरसों जैसी चीज में क्या चीज है, उसको क्या मिल जाएगा, क्या इसका मतलब यह है कि सरसों का किलो मान लो 100 रुपए किलो है, तो आपको कोई चीज ऐसी है जो 20 रुपए किलो मिल रही है जिसको आप सरसों बना रहे हो, तब तो आपको हाँ, तब तो उनको 80 रुपए किलो वाले को तो नहीं कोशिश करोगे आप। जी। आप सीधी सी बात है कि अभी आप जो साप्ताहिक बाजार है वहाँ जाइए, मसाले जो मिलते हैं, अगर आप वहाँ धनिया का, मिर्ची का, इनका मसाला खरीदेंगे तो वो आपको मान लीजिए 200 रुपये किलो दे रहा है, तो मार्केट में वही धनिया मसाला खड़ा वो आपको 250 रुपये किलो मिल रहा है। तो वो खड़ा खरीद करके उसके बाद उसको पीसेगा, फिर उसको लाके बाजार में बेचेगा, तो 250 का खरीदेगा और इतने प्रोसेस के बाद 200 में तो नहीं बेचेगा। ये तो सीधा बाजार में दिखता है, हम लोगों ने तो कई बार उसको दिखाया। और खाद्य विभाग वालों से जब बात होती है तो बोलते हैं कि भाई हम लोग तो जाते हैं तो हमको तो सही मिलता है। तो इसका मतलब है कि वो तो बहुत रिश्वत आपको नहीं दे सकते, लेकिन जो बड़े कारोबारी होंगे, जो उनसे जुड़े होंगे, उनसे आप कहीं ना कहीं कुछ पा करके खुश होंगे। तो ये नैतिकता तो वहाँ खत्म हो रही है। आपको सरकार तनख्वाह दे रही है, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के ऊपर रोक लगाने की आपकी जिम्मेदारी है, आप उधर ध्यान नहीं दे रहे। व्यापारी की तो चलिए, और मैं एक बात और बता दूं कि हमारे यहाँ बच्चे भी अभी एक जगह शुरू किए थे, उसको नहीं चला पाए लोग, क्योंकि उनको लगा कि नहीं हम सही सामान देंगे, सही देने के चक्कर में पता लगा हर महीने नुकसान में थे, बंद कर दिए है ना। तो उसके वो आप चला ही नहीं सकते बिना उसको लिए हुए। उसका दूसरा वो क्या हुआ, एक सामान, कोई भी सामान हो, खाद्य सामग्री, मान लो मैं कहता हूँ अभी घी की बात करें अपन जी, है ना, बाबा रामदेव का घी 900 रुपये किलो, 450 रुपये में आधा किलो मिलता है जी। यहाँ होटलों में पैक करके सर 900 रुपये किलो में दे रहे हैं जी। वहीं पर जो एक डेयरी वाला है वो 1200 किलो में देता है, 1200 रुपये किलो। और अपना कोई आदमी होगा तो आपको 2000 रुपये बोले कि भैया ओरिजिनल आपको देगा। ठीक बगल वाला डेयरी वाला है जो वो भी अपनी शुद्धता की बात करता है, सब कुछ करता है, घी खाने में अच्छा है, वो क्या है मैं नहीं कह सकता, टेस्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहीं पर 50 फीट की दूरी में बैठे हैं दो लोग और एक का घी 1200, एक का घी 1600 रुपये है, और उसके बाद 2200 रुपये किलो का भी घी मार्केट में है। जी। तो क्या बाबा रामदेव का नकली बेच रहे हैं, या वो जो हमारे यहाँ होटल वाले लोग हैं वो लोग, उनको कैसे पोसा रहा है? जी। जबकि जो खुद की डेयरी चला रहे हैं, मैं यही कोरमा कई लोगों ने जो खुद की डेयरी चला रहे हैं मान लो, तो उनको तो कोई टैक्स नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कोई पैकिंग नहीं जी, है ना, तो वो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं, हाँ वही बनाए वही बेच रहे हैं, तब वो 1600 में बेच रहे हैं जी। और जो इतना मार्केटिंग करके और डिब्बे में पैकिंग और उसका एक्सपायरी डेट और दुनिया भर, हाँ ट्रांसपोर्टेशन और कमीशन जी, उसके बाद आपका C&F का कमीशन, फिर उसके बाद रिटेलर का कमीशन से लेके जो आ रहे हैं, तो वो घी वहाँ से उसको 300 रुपये में चल रहा होगा, तब वो 450 बेच के 150 रुपये लोगों को बांट रहा है। जी तो कैसे जी, प्रश्न इस बात का है ना कि नक्काली। और कभी सबसे बड़ी चीज़ यह है, हमारे कानून में भी एक लेकुना है, वो यह है कि, और मैं बहुत डिटेल तो नहीं जानता उस कानून को, लेकिन जब भी सैंपलिंग ली जाती है, जो निजी मिठाई की दुकान है, डेयरी है, उनकी बात और छोड़ दीजिए, लेकिन किसी दुकान में भी अगर सैंपलिंग ली जाती है, मान लो कोई भी ब्रांड हो, तो अब उस ब्रांड की कंपनी के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती? जब वहीं से स्रोत मूल को पकड़िए, मूल को पकड़ेंगे जी। मैं कहता हूँ कि अपन ने बाबा रामदेव का मान लो घी आ रहा है, तो यदि वो यहाँ पर सैंपलिंग में गड़बड़ पाया जाता है, तो वही पतंजलि जहाँ घी बनता है वहाँ क्यों वहाँ कार्रवाई करिए। देखिए अभी एक और बहुत बड़ी बात आई है, आप पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए मैं नहीं जानता, डाबर कंपनी जिसकी आज इतनी बड़ी विश्वसनीयता है, डाबर कंपनी, डाबर, बैद्यनाथ, आयुर्वेद की दवा में, उसका शहद, वो भी मैं नहीं जानता था कि वो भी पनीर बनाता है ना, उसका शहद, उसका च्यवनप्राश, सब पर बंदिश लगा दी गई है जी, नकली है करके, उसमें ऐसे पदार्थ मिले हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आप बताइए किस पर विश्वास करें?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको डरा नहीं रहे बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं, मैं तो इस मामले में मतलब डाबर में तो शॉक्ड हो गए, जी जी क्योंकि जी। बचपन से हम उसको देख रहे हैं, डाबर की दवाइयाँ इतनी महंगी हाँ, हाथ होती मूंद हैं। करके भरोसा अच्छा, करता है वो आदमी। मार्केट्स के ज़्यादा रेट पे महंगी है दवाइयाँ, उसका च्यवनप्राश दूसरे के च्यवनप्राश से महंगा है। जी तो यह सारी चीज़ें देखते हुए ऐसा लगता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, हमारी गलती है या व्यवस्था की गलती है, प्रशासन की गलती है, या बेईमानी विचार रखने वालों की गलती है। पर कुल मिलाकर इन सारे लोगों की गलती से आम जनता उलझी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अब फिर सवाल वही उठता है कि आखिर हो क्या, करें क्या। ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं, हर चीज़ में नक्काली है। दवा लेने जाओ तो वही स्थिति है, सब्जी लेने जाओ तो वही स्थिति है, खाद्य पदार्थ में भी वही स्थिति है, कपड़े में भी वही स्थिति है। मैं एक दिन एक सज्जन के यहाँ से पैंट शर्ट का बढ़िया सबसे महंगा कपड़ा खरीद के, और पता लगा कि वो पहली बार में ही ऐसा फटा कि वो पोछा लगाने के लायक नहीं बचा। यही ट्रांसपोर्ट उसकी नियारिका के जानी मानी दुकान से खरीदा था। आखिर करें क्या, ये सवाल तो उठता है। तो यही है कि थोड़ा सा आँख कान खुला रखें, थोड़ी सतर्कता बरतें, और दो चार लोगों के यहाँ पूछ पाछ के कुछ करें तो शायद उसमें कुछ नहीं, वो तो हमारे तय हो गए ना, लेकिन प्रशासनिक तय क्या होना चाहिए कि प्रशासन के दृष्टिकोण से या हमारी जो अपेक्षा है, जिन पर आम जनता के स्वास्थ्य से लेकर जीवन तक की जिम्मेदारी है, मेरा यही कहना है कि आप स्रोत पर कीजिए, जो कुछ भी करना है स्रोत पर कार्रवाई हो तो आप ही आप बंद हो जाएगा। जी जी जी। आप हिंदुस्तान भर कितने भाई टोटल अगर मान लो 5,000 इंडस्ट्री से उत्पादन आ रहा होगा खाद्य सामग्री का, ठीक है, जी। और अपने को यहाँ 5 लाख दुकानों में छापा मारने की क्या जरूरत है? जी, कि मूल को पकड़, कवर्धन भी छापा पड़ रहा है, राजनांदगांव में पड़ रहा है, दुर्ग में पड़ रहा है, रायपुर में पड़ रहा है। हाँ, जड़ को पकड़ लो, आपको ब्रांच पकड़ने की जरूरत नहीं। अब जब आपने खाद्य सामग्री की बात उठाई है तो मैं एक और मुद्दा बता रहा हूँ आपको, वो कोरबा में भी है और पूरे छत्तीसगढ़ में है। जी। आप देखिए हल्दीराम भुजिया वाले का, हल्दीराम का मान लो नमकीन है, वो आपको 300 350 का 250 ग्राम मिलेगा या 200 के आसपास मिलेगा, अलग अलग आइटम पे 200-250 में। अभनपुर से मिक्सचर इंडस्ट्री का आता है सामान, धमतरी से मिक्सचर इंडस्ट्री का आता है, महासमुंद से आता है, वो अलग अलग ब्रांड है, पोपट ओपट क्या क्या नाम है। जी जी। अब उनका नमकीन जो है, आप जाएंगे पूरा 1 किलो का लेंगे तो 130 रुपये में, 140 रुपये में दे रहा है 1 किलो। जी। वहाँ हल्दीराम का 250 ग्राम का पैसा 150 रुपये जी। मतलब वो 400 रुपये किलो दे रहे, और ये लोग दे रहे हैं, और बड़ी बढ़िया सब कुछ है उनका, पैकिंग वेकिंग सब। तो आखिर यह क्या है? कोरबा में तमाम स्लम एरिया में, चाहे सीतामढ़ी हो, इमली डुगू हो, काशीनगर हो, क्या बोलते हैं राताखार हो, पंप हाउस हो, सब जगह मिक्सचर की इंडस्ट्री चल रही है। और बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है। जी तो हम जी। क्या खा रहे हैं? पहले तो वो तेल की बात करें जिसमें वो मिक्सचर तला जाता है, उसके बाद हम फिर बेसन की बात करें। तो ये सब चीजें जो खाद्य सामग्री है आ रही है, जी उसका भगवान ही मालिक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका एक ही तरीका तो हमको समझ में आता है कि जिनकी जिम्मेदारी है इस पर नियंत्रण करने की, कार्रवाई करने की, वो अपना ले दे करके चोरों के साथ मिल करके वो भी चोर हो गए हैं। तो अब हम क्या करें? तो ये सवाल उठता है। तो यही करें कि भाई हम पनीर खाना बंद कर दें, मत खाइए पनीर। बिना पनीर के ऐसा तो नहीं कि जीवन नहीं चलेगा। खाना बंद कर दीजिए, अपने आप नक्काली कम हो जाएगी। अभी खोवा का कारोबार अभी बढ़ेगा, जो शुरू में ही हमने कहा था कि अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो इसमें खूब खोवा नकली आएगा। कहाँ से बीच में आता है ना, कहीं मुरैना से और कहाँ से, वहाँ तो खुले आम इंडस्ट्री चलती है। मुरैना से उस तरफ से बहुत आता है, उधर से आता है, बहुत आता है, और सबको मालूम है। तो हम खोवा से बनी हुई मिठाई खाना बंद कर दें? नहीं, लेकिन मजेदार बात चीज ये है कमलेश जी, आप मतलब जहां तक मुझे जानकारी है, जैसे खोआ जी यहाँ आता भी है, तो वो पता नहीं कब से बना के रखे रहते हैं। वो पहले आता था, अभी आता नहीं ऐसे गोल्ड प्रिंट बना के आता था, और वहां से भी आके यहाँ कोल्ड स्टोरेज में 2-2, 4-4 महीने रहता था। तो आखिर उसका कोई एक्सपायरी है कि नहीं की? नहीं है, बस फ्रीजर में रख दिए तो सब चीज ठीक है जी। तो ये सारी चीजें जहर हैं एक तरह से। हम जितना खाएंगे हमको नुकसान ही होता है। और मैं पढ़ रहा था कि इस तरह का जो एनालॉग पनीर है उसमें क्या क्या नुकसान होता है। तो उसमें पढ़ रहा था कि दिल की बीमारी,
मोटापा, अपचन मतलब गैस खूब बनेगी। और दिल की बीमारी तो जिस तेज़ी से बढ़ रही है, वो मुझे लगता है कि अच्छा डॉक्टरों से पूछिए तो बड़ा मरना तो ये भी है कि हमको 2 रोग है। एक रोग में कहते हैं कि आपको इसमें पनीर खाना चाहिए, दूसरे रोग में कहते हैं नहीं खाइए, तो करे क्या आदमी। तो ये जो असमंजस की स्थिति रहती है, उसमें आदमी फिर ये सोचता है थोड़ा कम खाओ या अच्छी चीज़ खाओ, तो अच्छी कहाँ मिलेगी, सारी नकली है। ऐसी दशा में फिर यही होता है कि ऐसे हाथ उठाओ कि प्रभु जो कर रहे हैं वापस जानो। देखिए कमलेश जी, ये तो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं। हम एक तरफ अब मिश्रित खाद्य पदार्थ खा रहे हैं जी, जिससे हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, वो इंडस्ट्री चल रही है, फिर इधर मेडिकल इंडस्ट्री चल रही है ना। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के लिए व्यवसाय पैदा कर रहे हैं, आदमी से की मतलब नहीं जी। और कफन भी बेचने वालों की दुकानदारी भी चलनी चाहिए ना। चलेगी ना, तो वो तो चलेगी जी, जब मरेंगे तभी ना कफन बिकेगा। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर एक ही उपाय मुझे समझ में आता है, और हम लोग तो करते हैं इसको, आपको भी करना चाहिए। मैं तो पनीर खाने बंद कर दिया, नहीं देखिए, खोवा की मिठाई खाना बंद कर दिया, आपने जितना कम हो सके। भाई तो चारों तरफ वही है। आपने जो डॉक्टर की बात कही, तो जी। उसमें डॉक्टरों ने थ्योरी में अपना पढ़ा है कि ऐसी बीमारी होने से इसमें पनीर में लाभ होता है, पनीर में ये चीज़ें होती हैं। ऐसा करने जैसे कभी डॉक्टर आपको फल खाने किसी का वो देता है, तो फल में ये चीज़ पाया जाता है, तो उन्होंने लिखा है। अब फल कैसा पैदा करेगा, कौन पैदा कर रहा है, क्या लगा रहा है, वो थोड़ी देखने जाएगा डॉक्टर। हाँ ठीक बात है, वो तो अपनी बातें रख रहे हैं। हाँ वो अब फल भी, अब आजकल सब सब्जियां भी कैसी हैं, हाइब्रिड है, हैं। वो लौकी जो 6 इंच की रहती है, सवेरे 6 फीट की हो जाती है। वो रात में इंजेक्शन उसको दिया जाता है, और इंजेक्शन किसका, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जहर ही है, ऐसी चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो चारों तरफ कुल मिलाकर जो वातावरण है वो नक्काली का ही है। अब इसके बीच में हमको जीवन खोजना है, तो स्वाभाविक है कि हमको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। जो चीज़ें नुकसानदायक है, जग विदित है, सबको मालूम है, उसका सेवन कम करें, और थोड़ा विरोध भी करना शुरू करना पड़ेगा। जहाँ अगर आपको लगता है कि गलत है, यहाँ पे ये आम चीज़ें जनता को सजग रहना पड़ेगा। उस सजगता में आप अपने खान पान का भी ध्यान रखें कि क्या आपको खाना है, क्या नहीं खाना है, या कम से कम आप दूसरों के लिए अपनी बुद्धि से विश्लेषण करके ये जान लीजिए कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो वो तो है ही। उसके बाद जो आपने कही सजगता का अर्थ सिर्फ इतना नहीं कि आप देख लिए वो दुकान वाला अच्छा पनीर देता है या अच्छा सामान देता है तो आप उसके यहाँ खा लिया, आपकी सजगता समाप्त हो गई। ऐसा नहीं, सजगता आपको अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए भी होनी चाहिए। और इस सजगता में यदि आपको कहीं वाकई गंभीरता से कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो उसको उजागर भी करना चाहिए। हाँ, मुझे क्या करना है यार, हो गया ऐसा सोच करके अगर हम चलेंगे तो वो काम उससे बनने वाला नहीं है। तो अंत में वही कि दूध से निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आवश्यक है। नहीं तो ये जो आपने एक बात कही थी कि हम लोग दूध दही के शौकीन हैं, तो हमसे जो पहले वाले हैं ना, जब थोड़ा 85 साल 86 साल की उम्र में भी हमसे ताकतवर दिखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं भैया चाचा जी आप दूध दही खाए हो। तो दूध दही तो हम भी खा रहे हैं, दूध दही वो भी खाए थे, लेकिन उनको ओरिजिनल मिलता था, सही मिलता था। आज हम क्या खा रहे हैं, और जो खा रहे हैं उसका दुष्परिणाम है कि किराना दुकान के बगल में एक मेडिकल स्टोर जरूर खुल रहा है। यानी जितना हम खाद्य पदार्थ में पैसा खर्चा करते हैं उतना ही हम दवा में करने लगे। तो ये इस वातावरण में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सजग रहें, और कहीं गड़बड़ दिखता है तो आवाज़ भी उठाएं, बताएं। हम लोग बैठे हैं ना, कुछ पागल हैं अभी दुनिया में जो इस तरह की खबरें लगाने के लिए खोजते रहते हैं कि आइए बताइए, हम लगाएंगे, कोई भी होगा कुछ भी करेगा, देखेंगे, लगाएंगे खबर, नंगा करेंगे उसको। तो आइए बताइए, हम लोग उसको लिखेंगे, दिखाएंगे, और थोड़ी सी अपनी तरफ से जिम्मेदारी का एहसास अगर हमको होगा तो कुछ तो नियंत्रण हम कर पाएंगे। सब तो नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, उसके लिए तो ईश्वर को अवतरित होना पड़ेगा, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उसको हमें करना चाहिए। चलिए, मुद्दे की बात को आज यहीं पर विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, बहुत बहुत धन्यवाद दिया। सुबह का समय आपने दर्शकों को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।